हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आर एल परिपथ और आर सी परिपथ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने पहले के लेक्चर जिसने भी पढ़े हैं उसके अंदर हमने प्रत्यावर्ती धारा के साथ में प्रतिरोध का, प्रेरकत्व का और संधारित्र का, तीनों का हमने बिहेवियर देखा है कि उनकी किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, उनके धारा की समीकरण क्या होती है, उनके वोल्टेज की समीकरण क्या होती है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो दो दो जो अवयव थे, जैसे प्रतिरोध को हमने अलग से पढ़ा, प्रेरकत्व को अलग से पढ़ा, संधारित्र को हमने अलग से पढ़ा। तो ठीक इसी तरीके से अब दो दो अवयवों को एक साथ श्रेणी क्रम परिपथ में जोड़ा जाएगा और उसके बाद में चर्चा की जाएगी कि उनके अंदर धारा और वोल्टेज का व्यवहार किस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और जो आज का टॉपिक आता है वो है श्रेणी क्रम आर एल परिपथ। ठीक, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रेणी क्रम आर एल परिपथ के बारे में। हमने प्रतिरोध को अलग से समझा है, प्रेरकत्व को अलग से समझा है और संधारित्र को अलग से समझा है। अब जो है वो दो दो अवयवों को एक साथ जोड़ के देखेंगे कि आर और एल दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जब एक साथ जुड़े हुए हो तो धारा और वोल्टेज कैसे चलता है। ठीक इसके बाद में आर और सी परिपथ को भी जोड़ेंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे आर एल और सी तीनों को अगर एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका व्यवहार कैसा होता है। तो देखिए, आर और एल को हमने जोड़ा है, तो आर की अगर बात की जाए तो प्रतिरोध और प्रेरकत्व। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध कितना है, आर ओम है। और साथ ही साथ में हमने क्या किया, यहां पर एक कुंडली लगा दी, प्रेरकत्व की कुंडली, जिसको हमने नाम दे दिया एल। और साथ ही साथ में हमने यहां से इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया। और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जो है वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में वोल्टेज की समीकरण है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो ज्यावक्रीय रूप में होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो उसी के आधार पे इस वीडियो लेक्चर में हम आर और एल के बारे में बात करें। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो वोल्टेज और करंट का बिहेवियर या उनका व्यवहार कैसा होता है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो देखिए, जब आपने इसको वोल्टेज की सप्लाई दी V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमें यह बात तो पता चल रही है कि दोनों श्रेणी क्रम में, और जब दो अवयव श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा की वैल्यू तो सेम होगी। मतलब जितनी करंट इस आर में जाएगी उतनी करंट किस में जाएगी, एल में। तो धारा तो सेम होगी, लेकिन बात की जाए अगर वोल्टेज की, तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मान लीजिए अगर प्रतिरोध के सिरों की बात की जाए तो प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज कितना है, तो हमने कह दिया कि प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज है वी आर। और प्रेरकत्व के सिरों का वोल्टेज कितना है, तो हमने कह दिया कि वी एल है। ठीक, तो इसके सिरों का वोल्टेज प्रतिरोध के लिए वी आर लिखा और प्रेरकत्व के लिए क्या लिख लिया, वी एल लिख लिया। अब देखिए यहां पर वी आर और वी एल की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि दोनों में जो है वो धारा तो सेम है, लेकिन अगर प्रतिरोध को शुद्ध रूप से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाता है तो वोल्टेज और करंट दोनों के मध्य का कलांतर जो है वो 0 रेडियन का होता है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में चर्चा की है। ठीक उसी तरीके से प्रेरकत्व की बात की जाए तो प्रेरकत्व में जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 आगे रहता है। करंट से π/2 क्या होता है, आगे रहता है। तो बस इसी के आधार पे अगर ये दोनों बातें यहां पे लिखी जाए तो जरा ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट लिखा जा रहा है कि शुद्ध प्रतिरोध के लिए V व I दोनों समान कला में होते हैं। तो अगर इन दोनों का फेजर बनाया जाए तो फेजर आरेख जो है वो एक तरीके से लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो किस तरीके से बेसिकली किया जाएगा, तो मान लीजिए ये हमारे पास में वोल्टेज है प्रतिरोध का, वोल्टेज इस दिशा में
ठीक है, फेजर अपन बना रहे हैं, तो वोल्टेज किस दिशा में, इधर की ओर है, तो करंट भी जो होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों के मध्य का कलांतर जो है वो 0 है, तो हम करंट को जो बताएंगे वो भी इसी तरफ बताएंगे, लेकिन करंट का जो आयाम होगा वो प्रतिरोध के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा। तो अगर फेजर बताया जाए तो V प्रतिरोध का और करंट दोनों की समान कला में इस तरीके से शो किया जाएगा। अब अगर बात की जाए प्रेरकत्व के लिए, तो प्रेरकत्व के लिए क्या लिखा जाएगा कि शुद्ध प्रेरकत्व के लिए वोल्टेज करंट से π/2 अग्रगामी होता है। तो बस उसी के बारे में अगर बात की जाए तो सेकंड पॉइंट लिखा जा सकता है कि शुद्ध प्रेरकत्व के लिए V I से π/2 रेडियन अग्रगामी होता है। तो अगर इसका फेजर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो इसका फेजर किस तरीके से होगा, करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है, करंट को हम फिक्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख के वोल्टेज के साथ हम डील करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन तो पिछले वाले के अंदर अगर प्रतिरोध के केस में देखा जाए तो करंट को तो उसी तरफ माना है। वो बात अलग है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही कला में हैं, इसलिए दोनों को एक ही लाइन पे शो किया। लेकिन इस वाले केस के अंदर बेसिकली क्या होगा कि करंट तो इधर की ओर है, लेकिन वोल्टेज जो है वो इससे π/2 क्या है, अग्रगामी है। तो π/2 अग्रगामी का मतलब बेसिकली हो गया कि ये यहां से इस तरीके से शो किया जाएगा, ये वोल्टेज प्रेरकत्व का, और कितने से आगे है, π/2 रेडियन। ये बेसिकली हमने प्रेरकत्व को शो किया है। तो अगर प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों को एक साथ लिया जाए तो नेट फेजर आरेख किस तरीके से बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आगे लिखा जा रहा है RL परिपथ के लिए फेजर आरेख। फेजर आरेख बेसिकली सदिश रूप ही होता है, जो हम वोल्टेज और करंट को एक सदिश रूप बना के सॉल्व करते हैं, उनको बना के, ताकि हमारे बहुत सारे जो मैथमेटिकल काम है वो बहुत सारे आसान हो जाते हैं। इसलिए हम फेजर बना के देखते हैं कि वोल्टेज और करंट कितने आगे पीछे चल रहे हैं, या कितनी समान दिशा में है, या कितना कौन आगे है, वोल्टेज आगे है कि करंट आगे। तो अगर RL परिपथ की बात की जाए तो बात तो यहां वोल्टेज की हो रही है, क्योंकि जरा अगर ध्यान से देखें परिपथ को, तो परिपथ में करंट तो सेम रहेगी, लेकिन इस वोल्टेज का जो है वो परिवर्तन अलग अलग आएगा, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज जो है वो प्रतिरोध का तो समान दिशा में होता है करंट के, लेकिन प्रेरकत्व के केस में देखा जाए तो वोल्टेज आगे होता है करंट से। तो अगर इन दोनों का जो इफेक्टिव देखा जाए परिणामी इसका फेजर आरेख, तो वो फेजर आरेख किस तरीके से शो किया जाएगा कि प्रतिरोध का जो सदिश रूप है वो इस दिशा में, करंट की दिशा में, लेकिन जो वोल्टेज है प्रेरकत्व का वो बेसिकली π/2 अग्रगामी है। तो वो करंट के साथ में, इसके साथ नहीं है, करंट इस दिशा में है तो इसके साथ ही लिया जाएगा, बाकी वो है किसके, यहां पे देखने को इस तरीके से मिल रहा है कि प्रतिरोध के वोल्टेज से π/2 अग्रगामी है, जबकि रियलिटी के अंदर देखा जाए तो करंट इसी दिशा में थी, तो करंट से π/2 अग्रगामी है। करंट को भी तो इधर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रतिरोध के लिए तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में, समान कला में, लेकिन प्रेरकत्व के लिए करंट से π/2 अग्रगामी। तो ये बेसिकली दोनों के वोल्टेज का डिफरेंस देखा हमने। तो अगर बात की जाए इनके फेजर की कला की, तो देखिए कला को कैसे निरूपित करेंगे। ये अगर आयाम VL है तो इधर वाली भुजा भी हम क्या लिख सकते हैं, VL लिख सकते हैं। इसको इधर की ओर शिफ्ट कर दिया। और बेसिकली हम जब इस करंट के बारे में बात करते हैं या फिर सदिश रूप के बारे में बात करते हैं, तो सदिश रूप बेसिकली क्या होता है, त्रिभुज नियम के रूप का पालन करता है। तो देखिए ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया। तो त्रिभुज नियम जब अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर R। परिणामी जो होता है इन दोनों क्रमांकित भुजाओं के ठीक विपरीत होता है। तो किस तरीके से ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, तो परिणामी कैसे जाएगा, परिणामी कुछ ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा VRL।
और ये परिणामी जो है वो इस करंट के साथ, ध्यान दीजिएगा यहां करंट भी इसी दिशा में, इस करंट के साथ में कितना अग्रगामी है, तो हमने कह दिया कि ये 5 रेडियन अग्रगामी है। इसका जो कलांतर है, कलांतर मतलब ये जो परिणामी वोल्टेज आ रहा है VL और VR दोनों को मिला करके जो नेट वोल्टेज डेवलप हो रहा है इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज VRL है, जो यहां ब्लैक कलर की लाइन से शो हो रहा है और इसने त्रिभुज नियम का पालन किया। तो ये जो VRL है, जो वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे चल रहा है, 5 रेडियन। इस 5 की भी वैल्यू अपने को गणना करनी है, लेकिन उससे पहले अपने को निकालना पड़ेगा VRL कितना है। तो त्रिभुज नियम का पालन कर रहे हैं, तो VRL कैसे निकाला जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए। VRL कैसे निकाला जाएगा, रूट ऑफ, क्योंकि त्रिभुज नियम हमें यही कहता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बस। तो उसी के बारे में a का काम कौन कर रहा है, तो VR कर रहा है। करंट तो दोनों के लिए सेम है, L और R दोनों के लिए करंट सेम है, क्योंकि श्रेणी क्रम परिपथ पढ़ा जा रहा है। लेकिन बात अगर वोल्टेज की जाए तो वोल्टेज, प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज कितना है, VR, तो क्या लिखा जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वोल्टेज कौन सा है, VL, तो लिखा गया VL का स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा। तो A की वैल्यू क्या है, VR, B की वैल्यू कितनी है, VL, और cos 90 डिग्री। 90 क्यों हुआ, क्योंकि VR और VL दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है। और जो सदिश रूप होता है R बराबर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, उसके अंदर ये जो थीटा होता है वो A और B के मध्य का एंगल होता है, जहां पे A और B के मध्य का एंगल 90 डिग्री। तो अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो बड़े अच्छे से अपने को नजर आ रहा है कि ये cos 90 पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये पूरा जीरो में चला गया। तो बताइए क्या बच गया इसके अंदर, तो यहां से लिखा गया कि VRL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट ऑफ ये VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, बाकी सारी टर्म तो जीरो में चली गई। तो अब बेसिकली हमको पता है कि VR को हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ जो है वो AC और DC दोनों में काम करता है। यहां पे AC के अंदर भी ओम्स लॉ अपन लगाएंगे। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि R के सिरों का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा IR, V बराबर IR होता है। तो R के सिरों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई विद R, और प्रेरकत्व के सिरों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो I इंटू XL, क्योंकि XL बेसिकली क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात, जो प्रेरकत्व के धारा प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं, मात्रक ओम होता है। तो धारा और प्रतिरोध दोनों मिलकर के विभवांतर बनाएंगे। तो बस अब इन दोनों वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो, तो देखिए क्या बनता है, VRL इज इक्वल टू रूट ऑफ, VR की वैल्यू इस पूरी टर्म का स्क्वायर करके यहां फेंको, बताओ क्या बनेगा, I स्क्वायर R स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फिर VL, तो VL की जगह पे उठा के यहां पे फेंको, तो क्या लिखोगे रे, I स्क्वायर XL का स्क्वायर, यही बन गया। अब जरा ध्यान दीजिए, I स्क्वायर और I स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, और कॉमन आके I स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो सिंगल I बचेगा, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है। तो यहां पे लिखा गया VRL इज इक्वल टू I को ले लिया बाहर, तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास में टर्म I स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो सिंगल I बच गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो I है अगर मैं इसको डिवाइड में भेज दूं तो ये बन जाएगा RL के सिरों का वोल्टेज डिवाइड बाय I। तो इसको अगर आगे की स्लाइड पे लिया जाए तो ये लिखा जाएगा VRL डिवाइड बाय I इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो RL के सिरों का वोल्टेज डिवाइड बाय धारा, मतलब वोल्टेज डिवाइड बाय धारा, ये तो ओम के नियम से प्रतिरोध होता है, लेकिन यहां पे प्रतिरोध नाम नहीं देके एक नया नाम दिया जाएगा, और इस नए नाम को बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि यहां पे VRL डिवाइड बाय I, इसको नाम दिया गया Z। ये नई टर्म आ रही है आपके सामने, Z। Z बेसिकली होता क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रतिबाधा,
और ये प्रतिबाधा बेसिकली मात्रक जो है वो इसका क्या होगा, मात्रक इसका ओम होगा, क्योंकि एक तरीके से रुकावट है। जो ये आर और एल दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े और श्रेणी क्रम के अंदर धारा के प्रवाह के अंदर जो रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, उसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है, उसका जो प्रभावी मान आ रहा है प्रतिरोध का, उस प्रभावी मान को ही हमने क्या बोला है, जेड बोला है, प्रतिबाधा बोला है। कि श्रेणी आरएल परिपथ के अंदर धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को प्रदर्शित करने के लिए हम जेड काम में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्लियर है बच्चों? तो क्या लिखा गया, उसको प्रतिबाधा जेड लिखा गया और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्लियर बात? तो इस पूरी टर्म को हमने हटा करके क्या पुट कर दिया, जेड पुट कर दिया। तो ये बेसिकली आपका बन गया जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में कई बार काम आएगा कि जब आरएल परिपथ दिया हुआ होता है तो आरएल परिपथ के केस में उसका जो नेट प्रतिबाधा उत्पन्न होती है वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो प्रतिरोध का स्क्वायर, प्रेरकत्व के प्रतिघात का स्क्वायर और उस दोनों का रूट लगा के प्लस कर दो। तो ये फॉर्मूला जो आपके सामने निकल के आ रहा है, ये बेसिकली कहलाता है कि जो आरएल परिपथ है उसका नेट इफेक्ट, उसकी जो प्रतिबाधा है वो प्रतिबाधा जेड के रूप में व्यक्त होती है। अब देखिए जेड हमने निकाल लिया, लेकिन जेड के साथ ये फाई भी तो निकालना है। अगर फाई की बात की जाए तो ये फाई कितना होगा, तो फाई निकालने के लिए मान लो यहां पे एक त्रिभुज ले लो, तो त्रिभुज को भले ही नाम दे दो, यहां पे ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको चाहो तो बी नाम दे दो। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे एक नया त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है, ओ ए बी, दिख गया? तो ये हमारे पास में त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज भी कैसा बना, 90 डिग्री वाला, तो त्रिकोणमिति पूरी लगेगी इसमें। तो अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज के अंदर हम कलांतर निकालना है, तो कलांतर कैसे निकाले, तो हेडिंग डाल देते हैं आरएल परिपथ का कलांतर, आरएल परिपथ का कलांतर। डायग्राम जो पीछे वाली स्लाइड पे बना हुआ है उसी से हम निकालेंगे। तो आरएल परिपथ की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इस फाई को निकालने के लिए त्रिभुज कौन सा माना, ओ ए और बी, ये त्रिभुज हमने लिया, और इसके अंदर कलांतर निकालते हैं टेन से, ठीक है, टेन फाई। तो उससे कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो हम यहां पे लिखते हैं टेन फाई, और ये टेन फाई भी किसके अंदर है, त्रिभुज लिया गया ओ ए बी। तो टेन फाई की अगर वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो टेन फाई क्या आ जाएगा, फाई के सामने वाली भुजा वीएल और आधार क्या हो जाएगा, वीआर, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इधर वाली भुजा वीएल और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, वीआर हो जाएगी। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये लिखा जाएगा वीएल डिवाइड बाय वीआर। अब हमें पता है कि वीएल जो है वो आई इंटू एक्सएल होता है और वीआर जो है वो आई आर होता है। ये दोनों वैल्यू अपने को पता है ओम्स लॉ से। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को उठा करके यहां फेंक दो, जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये लिखा गया टेन फाई इज इक्वल टू वीएल की वैल्यू क्या है, तो वीएल की वैल्यू है आई एक्स एल डिवाइड बाय वीआर की वैल्यू क्या है, तो आई आर। आई ने आई को मार दिया, तो बताइए ये बेसिकली आपका क्या बन गया, टेन फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाय आर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलांतर कितना आएगा, इसी को बोलते हैं फाई, तो कलांतर निकाला जाए तो टेन को उधर फेंक दो तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स बेसिकली क्या लिखा जाएगा, एक्सएल डिवाइड बाय आर। ये वो कलांतर आया है। और एक कलांतर बेसिकली क्या बता रहा है, कलांतर बताता है वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस को, कि दोनों के मध्य का कलांतर कितना है, दोनों कितने आगे पीछे चल रहे हैं। तो अब फाई से कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। अब कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, उसको बताएगा वापस से अपना फेजर डायग्राम। जरा फेजर डायग्राम पे अगर ध्यान दिया जाए तो फेजर डायग्राम के अंदर बताइए करंट किधर है, एक्स दिशा में, और वोल्टेज किधर आ रहा है, तो वोल्टेज आ रहा है इस ब्लैक वाली लाइन से जो शो किया हुआ है, ये वोल्टेज है। तो बताइए कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, किससे, करंट से। अब इन दोनों को भूल जाओ, वीएल और वीआर को भूल जाओ, इन दोनों का इफेक्ट कौन आया है, वीआरएल आया है। तो वोल्टेज जो है वो करंट से 5 रेडियन से आगे। अब यहां पाई बाय 2 नहीं आएगा, या पाई बाय 2 पीछे या आगे की बात नहीं होगी, अब यहां पे 5 की बात होगी, क्योंकि वीएल और वीआर इन दोनों का नेट
प्रभाव जो है वो किसी एंगल पे जा रहा है, फाई एंगल पे। तो वोल्टेज आगे है करंट से, करंट इधर है लेकिन वोल्टेज जो है वो उससे कितना आगे है, फाई रेडियन से आगे है। तो जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में, शुद्ध प्रेरकत्व लगा होता है तो वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है और एग्जैक्ट π/2 रेडियन। लेकिन जब दोनों को शामिल कर लिया जाता है, आर और एल परिपथ दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो वोल्टेज करंट से आगे होता है लेकिन एग्जैक्ट π/2 से नहीं होता है, वो बेसिकली कितने से होता है, फाई रेडियन से आगे होता है। तो हम इस बात को यहां लिखेंगे। अतः RL श्रेणी क्रम परिपथ में करंट I वोल्टेज से फाई रेडियन पश्यगामी होती है। करंट पीछे चल रही है ना, वोल्टेज आगे है, वोल्टेज जो है वो फाई रेडियन बेसिकली कितना है, आगे। तो करंट होगी पीछे और वोल्टेज होगी आगे। तो अगर इन दोनों की इक्वेशन लिखी जाए तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अतः श्रेणी RL परिपथ में वोल्टेज व धारा की समीकरण। तो अगर वोल्टेज को मैं फिक्स V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ले, क्योंकि वोल्टेज को हम क्या करते हैं, फिक्स मानते हैं कि वोल्टेज जो है वो स्रोत देने का काम करता है, तो वोल्टेज को अगर मैं लिखूं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण हमने एग्जैक्ट मान ली कि वोल्टेज ऐसे चल रहा है, तो करंट तो इससे फाई रेडियन से पीछे। तो करंट की अगर समीकरण लिखी जाए तो RL परिपथ के लिए क्या लिखा जाएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। देख लो ओमेगा टी के एंगल पे वोल्टेज चल रहा है, लेकिन जो करंट है वो ओमेगा टी से कितनी पीछे चल रही है, फाई रेडियन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस फाई की वैल्यू कितनी है तो क्या जवाब होगा, tan इनवर्स XL/R। इतने रेडियन से जो है वो आपकी फाई क्या कहते हैं, RL परिपथ के अंदर जो करंट है वो वोल्टेज से क्या है, फाई रेडियन से पीछे है। अभी इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि समीकरण लिखते कैसे। लेकिन अभी इतना ध्यान दीजिए कि वोल्टेज को हम V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी फिक्स एक एंगल पे लेके चलते हैं। जो भी संशोधन करते हैं वो किस में करते हैं, करंट में। तो करंट जो है वो क्या चल रही है, π/2। पहले अगर L की बात की जाए तो L के केस में π/2 पीछे होती है तो डायरेक्टली लिख देते हैं ओमेगा टी माइनस π/2। लेकिन यहां पे π/2 से एग्जैक्ट पीछे नहीं है, फाई रेडियन से पीछे। तो फाई रेडियन के लिए हमने वैल्यू यहां पे निकाली है, तो फाई रेडियन बेसिकली क्या हो गया, XL/R। तो ये बेसिकली दो फॉर्मूले अपना काम करेंगे, करंट और वोल्टेज निकालने का और साथ ही साथ में Z निकालने का और फाई निकालने का। इन चारों के ऊपर बेस एक क्वेश्चन बनता है जिसकी हम चर्चा आगे अलग से एक वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ शामिल किए जाएंगे और उसके अंदर R और L परिपथ के बारे में बात की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको प्रॉपर वे में नोट्स बना के पढ़ा करो। अगर आप नोट्स बना के प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो इस वीडियो लेक्चर को देखने का, सुनने का बहुत फायदा मिलेगा। अदरवाइज कोई चीज जो है वो डायरेक्ट ही आपको समझ में नहीं आएगी। हर चीज को लिख के करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, जब इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे का जो टॉपिक है वो दो अवयव वापस और जोड़ते हैं, और इस बार जो दो अवयव जोड़े जा रहे हैं वो है प्रतिरोध और संधारित्र। देखिए हमने तीन अवयव जोड़े थे, एक प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र। इन तीनों के बारे में हमने अलग अलग रूप से विस्तृत बात की थी। अब दो दो अवयव को जोड़ रहे हैं। पहले हमने R और L को श्रेणी क्रम में जोड़ा, अब जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है वो किसको है, R और C को। C मतलब संधारित्र, धारिता वाला टॉपिक, और R मतलब प्रतिरोध की केस। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा जो इसका श्रेणी क्रम परिपथ है वो है RC श्रेणी क्रम परिपथ।
इसमें हमने क्या किया कि एक प्रतिरोध लिया और उस प्रतिरोध को संधारित्र के साथ कनेक्ट कर दिया, और वो भी कैसे, श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज हमने फिक्स रखा, और वोल्टेज की सप्लाई जो दी जा रही है वो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है। ये प्रतिरोध हमारे पास बेसिकली R है, और ये बेसिकली इसका जो संधारित्र की धारिता है वो है C। ठीक, तो संधारित्र की धारिता C होगी, प्रतिरोध हो गया R। अगर इस वोल्टेज की बात की जाए तो धारा तो दोनों में सेम रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन है। धारा के बारे में श्रेणी क्रम संयोजन अपने कोर्स में, और श्रेणी क्रम संयोजन में ध्यान रखिएगा धारा कभी भी नहीं बदलती, जो भी चेंजेस आएगा श्रेणी क्रम संयोजन में वो वोल्टेज में आएगा। तो अगर इसके सिरों का वोल्टेज देखा जाए तो वोल्टेज बेसिकली कितना है, तो यहां से यहां तक ये वोल्टेज है VR, और इसके सिरों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VC। ये श्रेणी क्रम संयोजन है हमारे पास। तो इसके सिरों का वोल्टेज तो हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, VR, और इसके सिरों का वोल्टेज हुआ VC। अब हमें पता है एक बात, जब अपन शुद्ध प्रतिरोध पढ़ते हैं तो शुद्ध प्रतिरोध के केस में वोल्टेज और करंट दोनों 0 रेडियन पे होते हैं। तो उस बात को वापस से हम यहां पे एक बार लिखेंगे कि शुद्ध प्रतिरोध के लिए V व I समान कला में होते हैं। तो अगर इसका फेजर निरूपण देखा जाए तो फेजर बड़ा आसान सा हो गया है। कैसे बनेगा, इधर मान लीजिए ये हमारे पास वोल्टेज ऑफ रजिस्टर है, तो करंट इसी के कला में है तो I भी इधर ही आएगा। ये नॉर्मल सा इसका फेजर हो गया शुद्ध प्रतिरोध का। बात अगर की जाए संधारित्र के केस में, तो संधारित्र वाला टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि वोल्टेज जो होता है वो करंट से π/2 पश्चगामी होता है, मतलब पीछे चलता है। तो उस बात को भी लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो आता है कि शुद्ध संधारित्र के लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए वोल्टेज करंट से π/2 रेडियन पश्चगामी है। तो आपका जो वोल्टेज है, C के सिरों का वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो करंट से कितना पीछे रहता है, π/2। तो इन दोनों बातों को, अगर इस बात को अगर यहां पे ड्रॉ किया जाए तो कैसे करेंगे, करंट को तो एक ही दिशा में रखना है, करंट तो इसी दिशा में x दिशा में फिक्स रखनी है। तो करंट को मान लीजिए इस दिशा में ही रख लिया, ये करंट I। और अगर आपको बोला जाए कि संधारित्र का वोल्टेज π/2 पीछे है तो इससे π/2 पीछे आएगा, तो इससे π/2 पीछे किधर की ओर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर VC। और I और VC के बीच का एंगल अगर आपको बोला जाए तो कितना है, π/2 रेडियन। ये एंगल कितना है बच्चों, π/2 रेडियन का एंगल है। अब इन दोनों के फेजर को शामिल कर लो। तो दोनों के फेजर को अगर शामिल किया जाए तो नेट फेजर जो बनेगा वो RC का फेजर बनेगा। तो लिखा जाए तो RC का फेजर आरेख। तो RC का फेजर आरेख कैसे बनेगा, बड़ा आसान सा है क्योंकि अपन RL फेजर समझ चुके। तो यहां पे बेसिकली देखा जाए तो वोल्टेज जो है वो प्रतिरोध का इधर की दिशा में, करंट भी इसके पीछे पीछे ही चल रही है, ठीक। और जो प्रेरकत्व का वोल्टेज है, सॉरी संधारित्र का वोल्टेज, वो संधारित्र का वोल्टेज इससे π/2 पश्चगामी है, ये VC है। तो अगर इन दोनों को सदिश निरूपण से शो किया जाए तो सदिश से कैसे शो करेंगे, इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो समांतर, बिल्कुल यूं का यूं, तो वेक्टर बदलने वाला है नहीं। तो इस वेक्टर को हम इधर ले आए, अगर ये VC है तो ये भी क्या होगा, VC होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, त्रिभुज का नियम लग रहा है यहां पे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो वेक्टर R इधर जाएगा। यही होता है त्रिभुज नियम जो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं कि वेक्टर A इधर है और वेक्टर B इधर है, तो इसका परिणामी किधर आएगा, तो जस्ट त्रिभुज की तीसरी भुजा, लेकिन वो तीसरी भुजा भी कैसे, विपरीत क्रम में। ये तो कर्मांगत है, हाथ उठाना ही नहीं पड़ रहा है इन दोनों को वेक्टर को बनाने में, लेकिन जो तीसरी भुजा होगी उसको बनाने के लिए अपने को अलग विपरीत दिशा लेनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों का परिणामी वेक्टर देखा जाए तो वो परिणामी वेक्टर कैसे आएगा, तो बड़ा आसान सा है, वो वेक्टर यहां से ऐसे आ जाएगा,
तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, VRC, आर और सी का परिणामी वोल्टेज। तो यहां पे कलांतर देखा जाए तो कलांतर कितना होगा, तो ये यहां से यहां तक ये फाई का एंगल, इसको भी अभी सॉल्व करेंगे, फाई कितना आएगा। त्रिभुज ले लिया जाए तो त्रिभुज हो जाएगा O, A और B, यहां पे भी त्रिभुज बन रहा है। पिछले वाले केस में जस्ट ऊपर त्रिभुज बन रहा था क्योंकि L का वोल्टेज ऊपर की ओर था, लेकिन यहां पे संधारित्र के केस में वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 पश्चगामी होता है और पश्चगामी है, इसके कारण ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। बाकी प्रतिरोध तो सेम डायरेक्शन में, प्रतिरोध के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ रहा है। प्रतिरोध तो संधारित्र के केस में भी वही होगा और प्रेरकत्व के केस में भी वही होगा। बस प्रेरकत्व और संधारित्र के वोल्टेज प्रेरकत्व के लिए ऊपर की ओर और संधारित्र के लिए बेसिकली क्या है, नीचे की ओर, इसके कारण ये सारा मामला जो है वो अलग अलग आ रहा है। तो अब अगर इसके बारे में सदिश रूप लिखा जाए तो इस VRL की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो VRL अपन क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा आसान सा है, VRC सॉरी। तो VRC कैसे लिखेंगे, तो रूट ऑफ A का स्क्वायर, तो A का काम कौन कर रहा है, VR, तो लिखा गया VR का स्क्वायर। फिर B का काम कौन कर रहा है, तो VC प्लस 2AB VR VC और एंगल बनेगा cos 90, क्योंकि VR और VC दोनों के मध्य का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, π/2 रेडियन है। तो अगर यहां पे देखें तो बड़ा आसानी से यहां पे समझ में आ रहा है, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरी टर्म चली जाएगी 0 में। तो हमारे पास बेसिकली बचा क्या, VRC इज इक्वल टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, यही बचा। अब अगर बात की जाए इस VR की, तो ओम्स लॉ लगता है संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरकत्व तीनों के लिए, AC और DC दोनों में ही ओम्स लॉ लगता है। ओम्स लॉ, किरचॉफ नियम है, दोनों लगते हैं AC और DC दोनों के लिए। तो अगर ओम्स लॉ से यहां लिखा जाए तो ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं कि VR ये बेसिकली क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई विद R, और VC को क्या लिखेंगे, तो I इंटू XC, I इंटू क्या लिखा जाएगा, XC लिखा जाएगा। और ये XC बेसिकली है क्या, ये जो XC है ये कहलाता है धारितीय प्रतिघात, जो संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा को गति करवाने में या प्रत्यावर्ती धारा को बेसिकली प्रवाहित करने में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उस प्रतिरोध का नाम हमने क्या दिया है, XC दिया है। और प्रेरकत्व के केस में क्या दिया है, XL दिया। क्लियर है बात, तो इसको हमने XC लिखा। इन दोनों की वैल्यू को उठा करके फेंक दो वहां पे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट किया जाए तो देखिए ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, VRC इज इक्वल टू रूट ऑफ, VR की वैल्यू क्या है स्क्वायर के साथ, तो I स्क्वायर R स्क्वायर। बोला जाए VC की वैल्यू तो क्या लिखा जाएगा, I स्क्वायर XC स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो I स्क्वायर कॉमन आ रहा है और कॉमन आके रूट से बाहर आएगा तो सिंगल I बचेगा, तो यह लिखा गया VRC इज इक्वल टू I रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब सिंपल सा दिख रहा है, I को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो VRC डिवाइड बाय I, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध, और वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध बेसिकली क्या होता है, प्रतिबाधा होती है, रुकावट। इस RC का जो सर्किट है इसमें जो नेट रुकावट आई, प्रभावी जो रुकावट आई, R ने भी कुछ विरोध किया, कुछ विरोध संधारित्र ने भी किया, तो इन दोनों की ओवरऑल जो प्रतिबाधा आई उस प्रतिबाधा को हम शो करते हैं Z से। तो यहां पर लिखा जाएगा कि VRC अपॉन I, ये बेसिकली होता है Z, और इस Z को बोलते हैं प्रतिबाधा। ध्यान रखिएगा, RL के केस में भी Z ही बोला जाता है और RC के केस में भी Z ही बोला जाता है। प्रतिबाधा RL की कह दो, RC कह दो, तो जो सिंबल है, जो प्रतीक चिन्ह है वो सेम है, लेकिन फॉर्मूले दोनों के अलग अलग है, एक में L काम आ रहा है, एक में C काम आ रहा है। ध्यान रखिएगा इसमें। और मात्रक की बात करें तो वही मात्रक इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, तो मात्रक लिखा जाएगा ओम। तो अगर मैं RC डिवाइड बाय I इस वोल्टेज की जगह पे लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, Z। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ये बेसिकली जेड की वैल्यू आई। ये जो जेड है इसी को बोलते हैं प्रतिबाधा, कि आर और सी जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनमें जो नेट इफेक्ट आया, नेट जो विरोध का गुण आया, वो विरोध कितना होगा, तो उस विरोध को बताने वाला सूत्र जो है वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जबकि प्रेरकत्व का केस देखें तो उसके अंदर भी फॉर्मूला कुछ इसी तरीके से बनता है, लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा, वहां पे आता है एक्स एल का स्क्वायर। बाकी आर स्क्वायर तो है क्योंकि आर एल परिपथ होता है उसमें भी। तो यहां पे बेसिकली जेड की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड की। अब बात आती है फाई की, कि ये फाई कितना होगा। तो फाई के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वापस से वही त्रिभुज ले लो। तो अगर बात की जाए त्रिभुज की, तो त्रिभुज, और वो भी कौन सा, ओ ए बी। अगर इस ओ ए बी त्रिभुज की बात की जाए और इसके अंदर अगर फाई निकाला जाए, तो फाई निकालने के लिए वही टेन फाई। तो कलांतर कैसे निकाला जाए, तो कलांतर जिसको हम कहते हैं टेन फाई, तो टेन फाई बेसिकली क्या हो जाएगा, फाई के सामने वाली भुजा वीसी डिवाइड बाय आधार, आधार कितना हो जाएगा वी आर, तो लिखा गया वी आर। तो ये बेसिकली टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसी डिवाइड बाय वी आर। अब वीसी की वैल्यू हमें पता ही है, वीसी बेसिकली होता क्या, आई इंटू एक्सी, और वी आर बेसिकली क्या होता है, आई आर। इन दोनों की वैल्यू उठा करके वहां फेंक दो, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ये बेसिकली लिखा गया टेन फाई इज इक्वल टू, ऊपर जो है वो बेसिकली वीसी है, तो वीसी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, आई एक्सी डिवाइड बाय आई मल्टीप्लाई विद आर। आई ने आई को मार दिया, तो ये बन गया टेन फाई इज इक्वल टू एक्सी डिवाइड बाय आर। तो आप अगर फाई लिखोगे तो ये फाई लिखा जाएगा टेन इनवर्स एक्सी डिवाइड बाय आर। ये बेसिकली कलांतर प्राप्त हुआ है। अब यहां पे ये इसको फाई को हम क्या बोल रहे हैं, कलांतर। अब एक कलांतर बेसिकली होता किसके बीच में, वी और आई के बीच में। तो अब यहां पे सिंपल सी बात ये आ रही है कि या तो वोल्टेज फाई से आगे चल रहा होगा या करंट फाई से आगे चल रही होगी। तो वो डिसाइड कैसे किया जाए कि कौन आगे है, तो वो डिसाइड होगा फेजर से। तो जरा फेजर को जरा ध्यान से देखिए वापस। फेजर के अंदर बेसिकली करंट किधर है, तो करंट तो एक्स दिशा में, करंट को तो फिक्स कर रखा है एक्स दिशा में। अगर बात की जाए वोल्टेज की, तो वोल्टेज आ गया पीछे। जरा ध्यान से देखिए, पहले वोल्टेज ऐसे जा रहा था। अगर आपने एल वाला केस देखा है, आर एल वाला केस, और नोट्स प्रॉपर बनाए हैं, तो उस नोट्स में आप देखिए आर इधर है और एल इधर है, तो परिणामी ऐसे गया था, तो वोल्टेज आगे था। इस वाले केस में क्या है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, और वोल्टेज कितने से पीछे है, फाई से। तो इसका उल्टा मतलब क्या कह सकते हैं कि करंट आगे चल रही है। करंट जो है वो क्या है, आगे चल रही है। या तो भाई दो बातें बोली जा सकती है कि वोल्टेज करंट से फाई रेडियन पीछे है, बिल्कुल सही बात है साहब। दूसरा क्या बोला जा सकता है कि करंट जो है वो फाई से आगे चल रही है। दूसरा यह भी तो बोला जा सकता है, करंट को अगर आगे शो करना हो तो फाई से आगे चल रही है, और वोल्टेज को पीछे शो करना हो तो हम कहेंगे करंट, वोल्टेज जो है वो करंट से फाई रेडियन पीछे। तो यहां पे ये जो फाई रेडियन पीछे कौन है, वोल्टेज जो है वो पीछे। तो यहां पे बेसिकली कौन पीछे है, तो आर सी परिपथ में धारा वोल्टता से फाई रेडियन अग्रगामी है। यही लिखी जाएगी बात कि वोल्ट धारा जो है वो फाई रेडियन क्या है, अग्रगामी है। तो अगर वोल्टेज और करंट दोनों की इक्वेशन लिखी जाए, समीकरण लिखी जाए, तो बेसिकली कैसे लिखेंगे कि आर सी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज की समीकरण। तो बड़ा आसान सा है, वोल्टेज को तो छेड़ो ही मत, वोल्टेज को तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लिखो। जो भी हमको फाई ऐड करना है या फाई माइनस करना है या पाई बाय 2 ऐड करना है, पाई बाय 2 माइनस करना है, सारी चीजें करंट में किया करो। तो अगर मैं वोल्टेज को लिखना चाहूं तो वोल्टेज को लिखने का वही तरीका, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज तो फिक्स है। लेकिन अगर करंट की बात की जाए तो करंट जरा फेजर में देखिए,
करंट फाई से आगे चल रही है, करंट आगे है ना वोल्टेज से, ये वोल्टेज तो पीछे आ गया, करंट जो है वो फाई से आगे है। तो करंट की इक्वेशन अगर लिखी जाए, ये तो वोल्टेज की इक्वेशन है, ताक्षणिक वोल्टेज। अगर बात की जाए करंट की, धारा की बात की जाए, तो करंट की बात कैसे करेंगे, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों आया प्लस फाई? क्योंकि धारा ही तो आगे है, वोल्टेज तो पीछे चल रहा है। और अगर आपको पूछा जाए कि ये फाई कितना होगा, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि फाई जो है वो tan इनवर्स XC बाय R होगा, tan इनवर्स, अरे चलिए XC डिवाइड बाय R होगा। ये बेसिकली आपका tan फाई होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर में हमने दो बातें सीखी है। पहली बात क्या सीखी, RL परिपथ के बारे में, कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और प्रेरकत्व को जोड़ दिया जाए और फिर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा जाए तो कौन आगे और कौन पीछे होता है, प्रतिबाधा कितनी होती है, कलांतर कितना होता है, उस पूरे के बारे में चर्चा की। और दूसरा इसी के जैसा एक और अनुप्रयोग देखा जिसके अंदर R और C को जोड़ा गया, जिसमें प्रतिरोध और संधारित्र को जोड़ा गया, और उसमें देखा कि वोल्टेज और करंट दोनों के मध्य का कलांतर कितना होता है, और एक कलांतर के अंदर कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, और साथ ही साथ में प्रतिबाधा का एक सूत्र निकाला। तो आई होप आप लोगों को ये इस वीडियो लेक्चर का पूरा जितना भी पढ़ाया गया, जितना भी समझाया गया है, वो सारी चीजें आपको बहुत ढंग से समझ में आई। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे एपेक्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।